सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाय विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र 2023 के वार्षिक एग्जाम में बैठेंगे, उन सभी के लिए, और जिनका वैकल्पिक विषय के रूप में या फिर ऑप्शनल विषय के रूप में इतिहास है, तो यह वीडियो लेक्चर उनके लिए अत्यंत ही लाभदायक होने वाला है। मैंने उन सभी प्रश्नों का संकलन इस ऑडियो लेक्चर में किया है जो कि आपको पिछली वर्ष के भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और यही प्रश्न भविष्य के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे 2023 या फिर 24 या फिर आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें चर्चा की है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया इस ऑडियो को देखें और अपने आप को लाभान्वित करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है और मैंने पार्ट 1 आपको पहले दे चुका है। आइए हम शुरू करते हैं कि पार्ट 2 जो कि ये सेट 2 है। मैंने इसके पहले सेट 1 कराया था और वो 2017 का वो प्रश्न पत्र था, और ये हम सेट 2 अपने से तैयार किए हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय 40 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड की परीक्षा से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है। सभी जो भी छात्र अपना एक पास पेन और एक नोटबुक लेकर के बैठेंगे और सभी प्रश्नों को इसको उतार लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? पूरा पाषाण काल कि नवपाषाण काल कि कांस्य युग की है कि लौह युग की है? तो देखिए, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। और अगला क्वेश्चन है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो पशुपति जो भगवान शिव का मंदिर है वह जो कि मिला था, मंदिर भी है नेपाल में, लेकिन पशुपति शिव की मुहर मिली हुई है हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के दौरान, तो उस पर बाघ के चित्र नहीं है। जनपद शब्द इंगित करता है किसको? तो जनपद शब्द इंगित करता है एक क्षेत्रीय इकाई को, ठीक है ना। सामाजिक इकाई भी नहीं होगा, धार्मिक संप्रदाय भी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, ये एक क्षेत्रीय इकाई है, इसको ये क्या करता है? डिनोट करता है जनपद शब्द। पांचवा क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन होता था? तो सीताध्यक्ष होता था। जो सीताध्यक्ष होता था वो कि राजकीय कृषि का प्रधान होता था। सारी कृषि व्यवस्था का जो हेड हो, मुखिया होता था, उसका नाम था सीताध्यक्ष। सतसहसी संहिता का दूसरा नाम किसका है? छठवां क्वेश्चन है। तो सतसहसी संहिता का दूसरा नाम महाभारत है, जो कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। सातवां क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाहों की चर्चा की गई है। प्राचीनतम वेद कौन है? तो प्राचीनतम वेद कौन है जी? प्राचीनतम जो वेद है हमारा, वो हमारा ऋग वेद है। सबसे पहले अगर किसी वेद की रचना हुई तो वह है ऋग वेद। अगला क्वेश्चन आता है ऋग्वैदिक कार्यों के सर्वप्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक कार्यों के सबसे प्रमुख देवता अग्नि देवता थे। 10वां क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय जो कि जैन धर्म का एक संप्रदाय था, इसके संस्थापक मखली गोशाल जी थे। अगला क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? वेयर इज द प्लेस? तो इसमें वे कौन सी जगह है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? वो है स्थल है बोधगया, जो कि गया आधुनिक गया जिले में अवस्थित है, और महाबोधि वृक्ष के नीचे उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। निगर्भ का अर्थ क्या होता है? तो बंधनहीन या फिर बंधन युक्त या फिर सन्यासी। निगर्भ का मतलब आपको हो जाता है कि बंधनहीन, जो कि किसी के बंधन में नहीं हो, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी रचित कब है? 450 ईसा पूर्व की 500 ईसा पूर्व की 400 ईसा पूर्व या फिर 200 ईसा पूर्व? देखिए, इसका जो सभी ऑप्शन है ना, ये अभी गलत है। यहाँ पर जो अष्टाध्यायी की रचना की गई 700 ईसा पूर्व होगा। आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। अब आता है अगला कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? सबसे पहले वो कौन मुगल बादशाह था जिन्होंने तंबाकू का सेवन आरंभ किया? तो वो था अकबर। इसी ने सबसे पहले तंबाकू के सेवन का ये, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा हमारा। पाणिनि की अष्टाध्यायी कब रचित है? तो 700 ईसा पूर्व में है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने लगाया, ठीक है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो हमारा कहाँ है? अजमेर शरीफ में है, जो कि राजस्थान में है। 17 नंबर स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो किस मुगल बादशाह, कौन सा मुगल बादशाह था जो कि बिल्डर के नाम से, यानी बहुत सारी इमारतें, स्थापत्य कला का मतलब होता है कि बिल्डिंग निर्माण, बहुत बड़ी इमारतें बनाने में किसको ये लोकप्रियता है? तो वो है हमारा शाहजहां। और ये जो जहांगीर है वो चित्रकला का महारथी था। 18वां आलमगीर के नाम से कौन सा बादशाह
मुगल बादशाह जाना जाता है तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को, अ से आलमगीर, अ से औरंगजेब, ये एक ट्रिक है आपको याद करने का। ठीक है ना। अमुक्त माल्य पद किसने लिखा? अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर की अमुक्त माल्य पद माल्याद किसने लिखी? तो अमुक्त माल्याद लिखी है हमारा ये कृष्णदेव राय ने लिखी है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही अच्छे प्रतापी सम्राट थे। इन्होंने लिखा है अमुक्त माल्या पद। कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? इसमें से उस विदेशी यात्री का नाम लिखिए जिसने घोड़े का व्यापार था। फर्नाओ नुनीज और हमारे निकोलो कॉन्टी, ये दोनों ही कि ये घोड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो हमारा आंसर जगह कौन सा जी भाई? अ एवं ब, अ और ब, ये नहीं होगा निकिता कॉन्टी, ये सॉरी ये हो जाएंगे अफनासी निकितन और फर्नाओ नुनीज, ये लोग घोड़े के विदेशी व्यापारी थे, समझे। 21 निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो इसमें से पुर्तगाल का यात्री कौन था? तो ये लोग विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में ये सभी लोग पुर्तगाल से थे। एडवर्डो बारबोसा, डोमिंगोज पेइस, फर्नाओ नुनीज, ये सभी कहाँ से आए थे भाई? ये सभी लोग पुर्तगाल से भारत आए थे। विजयनगर साम्राज्य के इन्होंने भ्रमण किया, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है जैसे हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो यात्रियों के नजरिया जो चैप्टर है उससे से ये क्वेश्चन उद्धृत है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। और ये इब्न बतूता जो था वो कहाँ का यात्री था भाई? तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है ना। मोरक्को से भारत आया था और इसके शासनकाल में इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपने दरबार का काजी नियुक्त किया था। ये मोरक्को से भारत आया था। कौन? मोहम्मद इब्न बतूता, ठीक है ना। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उस समय दिल्ली की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला क्वेश्चन आता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जब था वो मोहम्मद, जो यहाँ पर मोहम्मद महमूद गजनी है ना, इसके साथ भारत आया था अलबरूनी। देखिए अलबरूनी जो था वो ख्वारिज्म से था, ठीक है ना। तो ख्वारिज्म जो है बहुत ही शिक्षा का उस समय बहुत ही बड़ा केंद्र था। महमूद गजनी ने वहाँ पर आक्रमण किया और बहुत से सारे विद्वानों को वहाँ से उठाकर के लाया, उसमें अलबरूनी भी था। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या फिर बर्नियर? तो किताब उल रहला जो पुस्तक है वो इब्न बतूता की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो इसमें से महिला रहस्यवादी कोई संत अगर थी वो थी अंडाल। जब आपको भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ाएंगे उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगे। निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जो थे हमारे चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, चिश्ती सिलसिले से थे। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? तो पहाड़ी लोग सीढ़ीदार खेती अपनाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कि मिट्टी के कटाव जब होता है ना तो एक स्थान से मिट्टी निचले पायदान पर आ जाती है, तो ज़्यादातर जो भी पहाड़ी लोग होते हैं वो आपका ये कृषि करते हैं, सीढ़ीदार भी कृषि करते हैं। और कई कई एरिया में आप देखेंगे कि झूम की खेती भी करते हैं। तो यहाँ पर आप झूम की खेती को ही टिक लगाइएगा, ये ऑप्शन सही होगा, झूम की खेती। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता था? तो बंगाल में जो जमीन रैयत लोग को कौन देता था? तो वो ये देते थे, रैयत ही देते थे, ठीक है ना। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? भारत का अंतिम मुगल शासक हमारा होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये भारत का सबसे अंतिम मुगल बादशाह था। इसके शासनकाल तक मुगल जो शासक साम्राज्य था बहुत ही शिथिल ढीला पड़ गया था। 1857 की विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था, कौन था? तो 1857 की क्रांति हुई थी, इसका जो मुख्य जो केंद्र था इसमें हो जाएगा ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, यही सबसे बड़े मुख्य केंद्र के रूप में बने। मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसका आंसर 1857 ईस्वी में। भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर को माना जाता है? राज्य हड़प की नीति इसको किसको माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। देखो इलहौजी लिख दिया है विद्यार्थियों, यहाँ पर आप डलहौजी लिखेंगे, ठीक है ना। डलहौजी, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। इलहौजी इसने लिख दिया है, मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता था, हड़प नीति इसमें ये होता था जैसे कि जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे तो वो लोग दत्तक बेटा ले लेते थे, ठीक है ना, ये अपने दत्तक पुत्र, और वही बेटा वो आगे के सम्राट बनता था उसके मरने के बाद। तो इस व्यवस्था को उसने खत्म कर दिया कि जिन रियासतों के, जिन राजाओं के बेटे नहीं हैं तो उनके शासन का भार अपने हाथों में ले लेता था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? बहुत ही पॉपुलर ये नारा है, आप सभी लोग जानते होंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। इधर ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर भगत सिंह नहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने ये दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दी थी।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 30 मार्च सन 1931 से, इसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी किसने? महात्मा गांधी ने ही किया था। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया भाई? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया 5 फरवरी 1922 को, क्योंकि चौरी चौरा कांड से ये क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन का मंत्र ही था सत्य और अहिंसा, यानी किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हिंसा हो गया, जो कि चौरी चौरा कांड, इसमें 22 पुलिसकर्मी को आग के हवाले कर दिया गया। लाला का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर लाला लाजपत राय को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते उनको इसको अध्यक्ष पद दिया गया था। इसी के साथ साथ आपका ये 40 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को देखिए और लाभान्वित होइए। साथ ही साथ इस वीडियो पर कमेंट भी करिए, ताकि हमें भी पता चले कि क्या मैं कुछ गलती या फिर सही कर रहा हूं कि नहीं। अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं उसको जरूर सुधार करूंगा। धन्यवाद।